हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पहले चैप्टर यानी संबंध और फलन के विविध प्रश्नावली को हल कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने तीसरे प्रश्न तक हल किया था, तो इस वीडियो में हम लोग उससे आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आपने इससे पहले की सभी वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं चौथे प्रश्न की। चौथे प्रश्न में आपको एक फंक्शन दिया गया है f(x) = x/1 + mod x। आपसे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ये फलन एकैकी और आच्छादक है, मतलब आपको 1 1 और 1 2 दोनों प्रूव करना है। इस फंक्शन की जो डोमेन दी गई है वो रियल नंबर्स की सेट है, मतलब इसका प्रांत वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, और जो इसका सह प्रांत है वो भी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। लेकिन इसमें शर्त ये है कि जो भी संख्याएं आप लेंगे 1 और -1 के बीच में लेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इस फंक्शन को देखिए। ये फंक्शन आपका मॉड में दिया गया है, तो जब भी फंक्शन मॉड में होता है, जब भी मॉडुलस फंक्शन होता है, तो वहाँ पर उसकी दो डेफिनेशन बन जाती है, कम से कम दो डेफिनेशन बनेंगी। देखो, इस फंक्शन को हम लोग लिख सकते हैं f(x) = एक तो हो जाएगा x/1 + x। ये कब होगा? जब x की वैल्यू या तो 0 हो या तो 0 से बड़ी हो। जब हम x का मान 0 या 0 से बड़ा, 0 से बड़ा मतलब क्या? पॉजिटिव नंबर, धनात्मक संख्या है, ठीक है। तो जब x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी तब आपका फंक्शन x/1 + x होगा, और जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी तब आपका फंक्शन x/1 - x होगा, ठीक है। तो अब आपको इस फंक्शन को 1 1 और 1 2 प्रूव करना है। तो हम लोग जानते हैं कि जब फंक्शन की एक से अधिक डिफिनेशन हो जाए, जब एक से अधिक परिभाषा होती है, तब वहाँ पर हम केस बनाकर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम 1 1 की बात करेंगे। 1 1 यानी एकैकी केस बनाएंगे। पहला केस तो ये होगा कि यदि x1 ≥ 0 और x2 ≥ 0 हो, तब 1 1 के लिए हम जानते हैं कि f(x1) = f(x2) लेकर चलते हैं, x1 = x2 ले आते हैं, ठीक। तो मैंने पहला केस क्या बनाया कि अगर x1 और x2 दोनों 0 या 0 से बड़े हो, मतलब दोनों पॉजिटिव हो, यहाँ से लिख दें, अर्थात x1 और x2 क्या हो? धनात्मक हो, ठीक है। तब क्या होगा? देखो, आप बोलोगे f(x1) = f(x2), यही तो। अच्छा, जब x1 और x2 दोनों 0 या 0 से बड़े होंगे तब फंक्शन की डिफिनेशन क्या है? x/1 + x। तो अब आप fx की जगह पर ये वैल्यू रखोगे, तो fx बराबर इतना है, तो f(x1) क्या होगा? जहाँ जहाँ x है वहाँ x1 हो जाएगा, ये लो, ठीक है। ऐसे ही x2 भी 0 या 0 से बड़ा है तो यही वैल्यू रहेगी, तो यहाँ हो जाएगा x2/1 + x2, ठीक है। थोड़ा इसे सॉल्व कर लेते हैं, तिरछा गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x1 + x1 x2 = ये हो गया x2 + x1 x2। इसका इसमें गुणा कर दिया, इसका इसमें कर दिया। देखो, x1 x2 से कैंसिल हो गया, और यहाँ से आपको मिल गया x1 = क्या? x2, ठीक है। तो यहाँ से आपका फंक्शन क्या है? अभी तो आपका फंक्शन 1 1 है, ठीक है, एकैकी है। अब दूसरा केस बनाएंगे। दूसरा केस क्या होगा आपका कि जब x1 0 से छोटा हो और x2 भी क्या हो? 0 से छोटा हो, मतलब x1 और x2 क्या हो? ऋणात्मक हो। अगर x1 और x2 ऋणात्मक होते हैं तब क्या होगा? तब देखो, x < 0 के लिए ये वाला डिफिनेशन चलेगा, तो आप बोलोगे f(x1) = क्या? f(x2). तो ये हो जाएगा x1/1 - x1 = x2/1 - x2, ठीक भाई। जब x1 और x2 0 से छोटे होंगे, मतलब नेगेटिव होंगे, तब fx की वैल्यू क्या मिलती है? x/1 - x। तो यहाँ पर x1 रखोगे तो यहाँ x1 हो जाएगा, यहाँ x2 रखोगे तो यहाँ x2 हो जाएगा, ठीक। अब इसे थोड़ा हल करते हैं, तिरछा गुणा करोगे तो आएगा x1 - x1 x2 = इसका करोगे तो आएगा x2 - x1 x2। ये कैंसिल हो गए, यहाँ से आपको मिल गया x1 = क्या? x2। तो यहाँ से भी आपका फंक्शन क्या है? 1 1 है, ठीक है। तो जब हमने x1 और x2 को पॉजिटिव लिया, यानी
जीरो या जीरो से बड़ा लिया तब 1 1 आया, जब हमने x1 x2 को जीरो से छोटा लिया यानी निगेटिव लिया तब भी ये 1 1 आया। अब हमारे पास तीसरा केस ये बनता है कि भाई x1 क्या हो, x1 अगर जीरो या जीरो से बड़ा हो और x2 छोटा हो तब क्या होगा, और चौथा केस बनेगा कि x1 अगर जीरो से छोटा हो और x2 जीरो या जीरो से बड़ा हो तब क्या होगा। ठीक है, तो देखते हैं। तीसरा केस आपका बनेगा कि यदि x1 जीरो या जीरो से बड़ा हो, मतलब यहाँ पर लिख देता हूँ धनात्मक पॉजिटिव हो, और x2 जीरो से छोटा हो तब देखो अब क्या हो जाएगा, तब fx1 इक्वल टू fx2। ठीक है, fx1 की वैल्यू क्या होगी, देखो x1 क्या है, जीरो से बड़ा है या जीरो के बराबर है तो ये वाला चलेगा मान, तो यहाँ हो जाएगा x1 अपान 1 प्लस x1, और x2 क्या है, x2 तो जीरो से छोटा है मतलब नेगेटिव है तो ये वाला चलेगा, तो यहाँ हो जाएगा x2 अपान 1 माइनस x2। यही ना, थोड़ा सॉल्व करते हैं तो तिरछा गुणा कर लीजिए, ये हो जाएगा x1 माइनस x1 x2। ठीक है, और ये हो जाएगा x2 प्लस x1 x2। यही तो, एक काम करते हैं x2 को इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा x1 माइनस x2, और ये उधर जाएगा तो x1 x2 पहले से था ये भी पहुंच गया, और यहाँ से देखो x1 माइनस x2 इक्वल टू कितना आया, 2x1 x2। यही ना, अब यहाँ पर थोड़ा समझिए बात को। x1 क्या है, x1 जीरो या जीरो से बड़ा है, मतलब ये क्या है, ये धनात्मक है, मतलब ये क्या है, ये धनात्मक है। x1 क्या है, जीरो या जीरो से बड़ा है मतलब ये पॉजिटिव है, और x2 क्या है, x2 जीरो से छोटा है मतलब ये ऋणात्मक है, तो x1 धनात्मक है, x2 ऋणात्मक है, मतलब ये बड़ा है ये छोटा है, बड़े में से छोटे को घटाओगे तो ये टोटल आपको क्या मिलेगा, टोटल आपको धनात्मक मिलेगा। भाई बड़े वाली संख्या में से छोटे वाली संख्या को घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा। तो x1 माइनस x2 ये टोटल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इधर देखो, इधर x1 क्या था, x1 आपका धनात्मक था, x2 क्या था, x2 ऋणात्मक था। यही ना, x1 क्या है, x1 जीरो या जीरो से बड़ा है मतलब धनात्मक है, और x2 जीरो से छोटा है मतलब क्या, मतलब ये तो ऋणात्मक है। तो एक बात बताओ, एक पॉजिटिव नंबर हो एक नेगेटिव नंबर हो, उन दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको तो नेगेटिव नंबर ही मिलेगा यानी ऋणात्मक मिलेगा। अब बात को समझो, यहाँ से x1 माइनस x2 की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी, और x1 x2 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये टोटल नंबर जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक पॉजिटिव नंबर एक नेगेटिव नंबर के इक्वल हो जाए, एक धनात्मक संख्या एक ऋणात्मक संख्या के बराबर हो जाए? ऐसा तो संभव ही नहीं है। इधर वाला जो मान आएगा वो पॉजिटिव आएगा और इधर वाला मान जो आएगा वो नेगेटिव आएगा, तो एक पॉजिटिव नंबर दूसरे नेगेटिव नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। मतलब ये वाला जो हमने केस माना था ये केस क्या है, इम्पॉसिबल है। ये क्या है, इम्पॉसिबल है। तो आप लिख दीजिए नॉट पॉसिबल। ठीक, तो ये केस वैलिड ही नहीं है। इसी प्रकार आप जब चौथा केस लेंगे, आप बोलेंगे कि x1 क्या हो, जीरो से छोटा हो, और x2 क्या हो, जीरो या जीरो से बड़ा हो, तब भी ऐसी कंडीशन आएगी। तो चौथा केस जो बनेगा, चौथा केस वो क्या बनेगा, आप बोल दोगे कि यदि x1 लेस देन 0 और x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, तब जो भी कंडीशन बनेगी वो क्या होगी, वो वैलिड नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यही कंडीशन वहाँ भी आएगी, यही कंडीशन वहाँ भी आएगी। आप चाहें तो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो तीसरा केस और चौथा केस पॉसिबल ही नहीं था, तो इसके बारे में हम लोग बात ही नहीं करेंगे। बाकी के दो केस जब हमने लिए उनमें ये फंक्शन क्या आया, 1 1 आया। तो आप बोल देंगे अतः f(x) क्या है, f(x) एक एकी है यानी 1 1 है। ठीक है, तो हमने 1 1 तो इसे दिखा दी। तो अब बात करते हैं आंटो मतलब आच्छादक की। 1 1 तो हम दिखा चुके, अब बात करेंगे हम लोग आंटो की। तो आंटो को दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मैपिंग बना लेते हैं और मैपिंग से सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि फंक्शन आंटो है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर फंक्शन की दो डिफिनेशन है, तो यहाँ पर दो केस बनेंगे। पहले थोड़ा सा हमें काम करना होगा, उसके बाद हम लोग मैपिंग बनाकर देखेंगे। ठीक है, तो आपका पहला केस बनेगा कि यदि
x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, मतलब x का मान अगर धनात्मक है, अगर धनात्मक हो तब क्या होगा, तब क्या होगा। देखो जब यहाँ पर x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी, मतलब कोई भी पॉजिटिव नंबर यहाँ पर रखोगे, इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, fx मिलेगा। और fx क्या होगा, अगर x पॉजिटिव है तो fx भी क्या होगा, fx भी पॉजिटिव होगा, मतलब 0 या 0 से बड़ा होगा। बात समझ में आई भाई, जब x का मान धनात्मक होगा तो fx भी क्या होगा, धनात्मक होगा। ठीक, ये तो बहुत छोटी सी बात थी। ठीक है, अब देखो तो हमने पहला केस लिया कि जब x 0 या 0 से बड़ा हो तो ये वाला फंक्शन चलेगा, तो हम लिखेंगे fx इक्वल टू कितना, x अपान 1 प्लस एक्स। आंटो दिखाने के लिए हम लोग fx को y लिखते हैं, तो y लिख दीजिए, ये हो जाएगा y इक्वल टू एक्स अपान 1 प्लस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे अब, तो ये हो जाएगा y प्लस एक्स वाई इक्वल टू कितना, x। ठीक है, आप एक काम कीजिए, इस x को इधर लाइए या इस एक्स वाई को उधर भेज दीजिए। तो इस एक्स वाई को जब आप उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा y इक्वल टू कितना, x माइनस एक्स वाई। इसको उधर भेज दिया, यहाँ से देखो ये हो जाएगा x इंटू 1 माइनस वाई, मैंने x को कॉमन कर लिया। जब मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो क्या मिलेगा, y अपान 1 माइनस वाई। बात आई समझ में। अब देखो ये आपको मिल गया, इसी x को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी x को हम लोग gy भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया, हमने x का मान निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, हम y के मान को इसमें रखेंगे, हल करेंगे, हमें x का मान मिलना चाहिए। अगर प्रत्येक y के लिए x मौजूद है तो हम बोलेंगे कि हमारा फंक्शन क्या है, हमारा फंक्शन आंटो है। ठीक, तो अब मैपिंग बनाएंगे। अब मैपिंग बना लेते हैं और मैपिंग से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखो इसका जो डोमेन है वो रियल नंबर का है, को डोमेन भी रियल नंबर का है। तो रियल नंबर में आप जानते हैं पॉजिटिव वाले आते हैं, नेगेटिव वाले आते हैं, ठीक है, दशमलव वाले भी आती हैं। और इसका जो को डोमेन है वो भी रियल नंबर का है, लेकिन इसमें -1 और 1 को नहीं लेना है। देखो कह रहा है कि -1 लेस देन x लेस देन 1, मतलब x की जो वैल्यू है, x की जो वैल्यू है वो -1 से छोटी नहीं हो सकती है और 1 से बड़ी नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इसमें -1 को नहीं लेना है, 1 को नहीं लेना है। इसके बीच जितनी भी संख्याएं होंगी उन सभी को आप ले लेंगे। तो इसे बहुत सारी संख्याएं होंगी तो ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा कि 0 ले लिया, मैंने 0.5 ले लिया और -0.5 ले लिया। ठीक है, ऐसे ले लो। अब देखो अब आपको ये देखना है कि इसका जो को डोमेन है, इसका जो को डोमेन है उसमें कोई एलिमेंट छूटता है कि नहीं। भाई आंटो के लिए हम लोग क्या देखते हैं, आंटो के लिए हम लोग सिर्फ इतना देखते हैं कि जो भी आपका फंक्शन दिया गया है उसके को डोमेन में कोई भी एलिमेंट छूटे ना। अगर कोई भी एलिमेंट छूट गया तो वो फंक्शन आंटो नहीं होगा। ठीक, हम लोग ये भी जानते हैं कि जो डोमेन के एलिमेंट होते हैं उनको हम x बोलते हैं और को डोमेन के एलिमेंट को y मतलब fx बोलते हैं। ठीक है, ये हम जानते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से कोई भी y उठाएंगे, यहाँ पर रखेंगे और देखेंगे कि क्या उसके लिए इस सेट में डोमेन में x मौजूद है। अगर प्रत्येक y के लिए हमें x मिल जाता है तो हम बोल देंगे कि हमारा फंक्शन क्या है, आंटो है। तो कोई भी वैल्यू आप यहाँ से उठा लो, आप कोई वैल्यू उठा लो, आप कह दो कि मैं 0.5 लेता हूँ, मैं 0.5 लेता हूँ। ठीक है, तो y की वैल्यू जब आप 0.5 लोगे इसमें रखो तो x इक्वल टू कितना आएगा, 0.5 अपॉन 1 माइनस 0.5, ये हो गया 0.5 अपॉन, देखो 1 में से 0.5 निकलेगा तो 0.5 ही बचेगा और कितना आ गया, 1 आ गया। क्या 1 रियल नंबर नहीं है? बिल्कुल है, और इस सेट में होगा। तो जब आप 0.5 रखते हो तो आपको x की वैल्यू कितनी मिलती है, 1 मिलती है, मतलब 1 की इमेज कितनी है, 0.5 है। तो ऐसे आप इधर कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लो। पॉजिटिव क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो ना x जब ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 मतलब x जब पॉजिटिव है तभी fx पॉजिटिव है, और fx पॉजिटिव होने का मतलब y पॉजिटिव है। तो आप इसमें से कोई भी पॉजिटिव नंबर उठाओगे, यहाँ पर रखोगे तो आपको उसके लिए कोई ना कोई x इसमें ज़रूर मिलेगा, कोई ना कोई x आपको ज़रूर मिलेगा। तो अभी के लिए तो मैं बोल सकते हैं कि प्रत्येक y के लिए इसमें x मौजूद है। ठीक, अभी दूसरा केस बनाएंगे, दूसरे केस से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो देखते हैं। दूसरा केस हो जाएगा आपका यदि x लेस देन 0 हो। x लेस देन 0 होने का क्या मतलब है, x नेगेटिव हो, है ना, तब fx क्या होगा,
तब एफ एक्स भी नेगेटिव होगा। भाई आप यहाँ पर एक्स की कोई भी नेगेटिव वैल्यू रखोगे तो आपको एफ एक्स क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। तो अगर एक्स नेगेटिव है तो एफ एक्स भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। एफ एक्स नेगेटिव होने का मतलब है वाई नेगेटिव होगा, क्योंकि एफ एक्स को ही हम लोग वाई बोलते हैं, ठीक है। तो देखो अगर आप x नेगेटिव लेते हो तो फंक्शन की डेफिनेशन ये रहेगी, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। अब जैसे अभी तक हम लोगों ने काम किया था वही करेंगे, एफ एक्स को y लिखेंगे और x की वैल्यू निकालने वाले हैं, ठीक है। तो निकाल लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा इक्वल टू कितना x, इसको उधर भेज दो तो ये हो जाएगा y इक्वल टू कितना x प्लस एक्स वाई। यहाँ x कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा y इक्वल टू एक्स इंटू 1 प्लस वाई। और यहाँ से जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, y अपॉन 1 प्लस वाई, ठीक है। इसी x को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी x को हम लोग gy भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, अब आपको क्या करना है, अब आपको y की वैल्यू इसमें पुट करनी है, इसे सॉल्व करना है और इस सॉल्व करने के बाद देखना है कि क्या जो x का मान आपको मिलता है वो इस सेट में है, इस सेट में है। अच्छा y आपको क्या लेना है, y आपको 0 से छोटा नहीं नेगेटिव लेना है। कोई भी y की वैल्यू ऐसी ले लो इसमें से जो नेगेटिव हो, यहाँ पर ला के रखो, सॉल्व करो और देखो क्या उसके लिए आपको इसमें x मिलता है। तो देख लो, आप कह दो कि मैं y की वैल्यू क्या लेता हूँ, -0.5। जरूरी नहीं है कि आप 0.5 -0.5 लो, इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर होंगे, तो कोई भी ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो। देखो जब आप यहाँ पर रखोगे तो x इक्वल टू कितना आएगा, x इक्वल टू आएगा -0.5 अपॉन कितना 1 प्लस -0.5, यही ना। अच्छा देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो एक में से 0.5 निकल गया तो क्या बचेगा 0.5, तो ऊपर -0.5 और नीचे 0.5 कैंसिल होगा, कितना आ गया 1 आ गया, यानी -1 आ गया। और -1 क्या है, रियल नंबर है। -1 क्या है, रियल नंबर है। तो देखो जब आपने -0.5 लिया तो आपको क्या मिला, आपको -1 मिल गया, ठीक। तो ऐसे आप कोई भी नेगेटिव नंबर इसमें लोगे, उसके लिए कोई ना कोई x आपको इसमें मिल जाएगा। और जब आप कोई पॉजिटिव नंबर लेते हो इसमें से तो उसके लिए भी आपको कोई ना कोई x मिल जाता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इसमें कोई भी एलिमेंट छूटने वाला नहीं है, कोई भी एलिमेंट नहीं छूटेगा, ठीक है। तो अब हम लिख देते हैं यहाँ पर कि प्रत्येक y बिलोंग्स टू r के लिए x बिलोंग्स टू r का अस्तित्व है, अतः एफ एक्स क्या है, आंटो है। बात समझ में आई। भाई प्रत्येक y के लिए, कोई y ले लो इसमें, चाहे पॉजिटिव लो चाहे नेगेटिव लो, कोई भी y लेते हो उसके लिए आपको इसमें x मिल जाएगा, इसलिए ये आपका फंक्शन क्या है, आंटो है। अब अगर हम इन्वर्स की बात करें, भाई 1 1 दिखा दिया, आंटो दिखा दिया, तो जाहिर सी बात है ये फंक्शन इन्वर्टिबल होगा। अगर कोई फंक्शन 1 1 आंटो है तो क्या होगा, वो व्युत्क्रमणीय भी होगा, यानी इन्वर्टिबल होगा। तो अगर कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है तो उसका इन्वर्स होगा। तो इस फंक्शन की 2 डिफिनेशन थी, तो इसके 2 इन्वर्स आएंगे, ठीक। तो पहला इन्वर्स आपका तो ये हो जाएगा, कब जब x की वैल्यू पॉजिटिव हो और y की वैल्यू भी पॉजिटिव हो। भाई जब आप x पॉजिटिव लेते हैं तो y पॉजिटिव मिलता है, यानी f(x) पॉजिटिव मिलता है। तो ऐसे सिचुएशन में ये जो आएगा y अपान 1 माइनस वाई, यही क्या होगा, फंक्शन का इन्वर्स होगा। तो जब आप x की वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं, मतलब इस फंक्शन का जो इन्वर्स आएगा वो कितना आएगा, y अपान 1 माइनस वाई। आप चाहें तो इसको x के टर्म में लिख सकते हैं, आप लिख दिए जी एक्स इक्वल टू कितना है, x अपान 1 माइनस एक्स, ठीक। तो इस वाली कंडीशन के लिए ये इन्वर्स हो जाएगा। और जब आप कहेंगे कि x लेस देन 0 है, मतलब x नेगेटिव है, तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब x की वैल्यू नेगेटिव होगी तो y भी नेगेटिव होगा, है ना। जब x नेगेटिव तो क्या, तो y भी नेगेटिव। और ऐसे सिचुएशन में इस वाले फंक्शन का जो इन्वर्स हो जाएगा y अपान 1 प्लस वाई, इसको आप चाहें तो x के टर्म में लिख दें तो ये हो जाएगा जी एक्स इक्वल टू कितना, x अपान 1 प्लस एक्स। जी एक्स को ही हम लोग एफ इन्वर्स x बोलते हैं, ठीक। तो इस फंक्शन के 2 इन्वर्स होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। तो हम लोगों ने ये दिखा दिया कि ये फंक्शन 1 1 भी है, आंटो भी है, और इन्वर्स नहीं पूछा था लेकिन फिर भी हमने बता दिया कि इसका इन्वर्स क्या होता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अब बात करते हैं 5वें प्रश्न की। 5वें प्रश्न में आपको एक फंक्शन दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, और कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ये फलन जो दिया गया ये एक यानी 1 1 है।
तो ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है। इसका जो डोमेन दिया गया वो रियल नंबर्स का सेट है और को डोमेन भी क्या है, रियल नंबर्स का सेट है, मतलब वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। तो 1 1 के लिए आप क्या करते हैं, आप fx1 इक्वल टू fx2 लेते हैं, यही ना। तो देखो fx1 क्या हो जाएगा, x1 क्यूब और ये हो जाएगा x2 क्यूब। यहाँ से आपको मिल जाएगा x1 इक्वल टू क्या, x2। भाई दोनों तरफ क्यूब है तो आप क्यूब रूट लेंगे तो क्या मिलेगा, x1 इक्वल टू x2। और यहाँ से आप बोल देंगे, इसलिए फंक्शन आपका क्या है, फंक्शन fx आपका 1 1 है। ठीक है, तो इस प्रश्न में तो कुछ था ही नहीं। तो अब बात करते हैं छठवें प्रश्न की, और छठवें प्रश्न में कह रहा है कि उदाहरण द्वारा सिद्ध कीजिए कि जो गाफ फंक्शन है वो 1 1 है लेकिन जी फंक्शन 1 1 नहीं है। कब, जब फंक्शन f का डोमेन नेचुरल नंबर और को डोमेन इंटीजर्स हैं और जी फंक्शन का डोमेन और को डोमेन इंटीजर है। जब फंक्शन f का प्रांत प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय हो और सह प्रांत पूर्णांकों का समुच्चय हो और जी फंक्शन का प्रांत और सह प्रांत दोनों पूर्णांकों का समुच्चय हो, तब जो गाफ फंक्शन होगा वो 1 1 होगा लेकिन जी फंक्शन 1 1 नहीं होगा। ठीक, आपको खुद से एग्जाम्पल लेकर बताना है। तो आप थोड़ा सा याद कीजिए, मैंने आपको कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पढ़ाया था, फलनों का संयोजन। वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि गाफ फंक्शन कैसे बनता है। जब कोई फंक्शन किसी फंक्शन में मिलाया जाता है तभी एक नया फंक्शन बन के आता है। फलनों का संयोजन का मतलब क्या है कि एक फलन में आपने दूसरे फलन को मिला दिया। ठीक, तो जब दो फलनों को मिलाओगे तो कोई तीसरा फलन बन के आएगा। ठीक है, तो हम जब जी फंक्शन में एफ फंक्शन को मिलाएंगे तो हमें गाफ फंक्शन मिलेगा। अब जब दो फंक्शन को आप मिलाओगे तो कोई तीसरा फंक्शन बन के आया है तो उस फंक्शन का अपना अलग डोमेन होगा, अपना अलग को डोमेन होगा। ठीक, तो वहाँ पर मैंने आपको डिटेल में बताया है। फिलहाल यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि गाफ फंक्शन कैसे बनेगा। उसके लिए आपको सबसे पहले एफ फंक्शन और जी फंक्शन खुद से मानना होगा कि एफ फंक्शन क्या है, जी फंक्शन क्या है, मतलब एफ एक्स और जी एक्स आपको मानना पड़ेगा। ठीक, तो मान लेते हैं, मैंने कहा कि मान लीजिए कि मेरे पास एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स है, और जी एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर। आप चाहो तो मॉड एक्स भी ले सकते हो, दोनों पे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो एफ एक्स इक्वल टू एक्स है और इस फंक्शन का डोमेन नेचुरल नंबर, को डोमेन इंटीजर है। जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इसका डोमेन और को डोमेन क्या है, इंटीजर है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बनाऊंगा गाफ फंक्शन, गाफ एक्स। गाफ एक्स कैसे बनेगा, इस ओ को हटाओगे एफ एक्स हो जाएगा, सिंपल सी बात है। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स है, तो ये हो जाएगा जी एक्स, और जी एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से मैं डायरेक्टली लिख दूँ तो आपको गाफ एक्स इक्वल टू क्या मिल गया, गाफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर मिल गया। और इस गाफ का जो डोमेन होगा, भाई दो फंक्शन आप मिलाए हो तभी तो गाफ बना है, और अगर दो फंक्शन को मिलाने के बाद तीसरा फंक्शन बनता है तो उसका अपना अलग डोमेन होगा, अपना अलग को डोमेन होगा। ठीक, तो गाफ फंक्शन का डोमेन क्या होगा, गाफ फंक्शन का डोमेन हो जाएगा नेचुरल नंबर और को डोमेन क्या होगा, इंटीजर। को डोमेन क्या होगा, इंटीजर। ठीक है, तो देखो इतनी बात समझ गए। अब हमको करना क्या है, अब हमको ये सिद्ध करना है कि जो यह गाफ फंक्शन है ये 1 1 तो है लेकिन जी फंक्शन 1 1 नहीं है। अब खुद सोचो कि गाफ एक्स इक्वल टू कितना आया है, एक्स स्क्वायर आया है, गाफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर आया है, और जी एक्स भी क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि गाफ इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1 1 है लेकिन जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1 1 नहीं है, कैसे पॉसिबल है। तो देखो पॉसिबल कैसे है। सबसे पहले जी फंक्शन की बात करेंगे, जी फंक्शन की बात करेंगे तो जी फंक्शन को 1 1 दिखाना है ना, जी फंक्शन को 1 1 दिखाना है तो दिखा लेते हैं। देखो आप बोलोगे जी एक्स वन इक्वल टू जी एक्स टू, जैसे आप एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू लेकर चलते हैं वैसे जी एक्स वन इक्वल टू जी एक्स टू लेकर चलेंगे। आपको एक्स वन बराबर एक्स टू लाना है। ठीक है, तो देखो जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो जी एक्स वन कितना हो जाएगा, एक्स वन स्क्वायर इक्वल टू कितना, एक्स टू स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब दोनों तरफ स्क्वायर है तो जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो एक्स वन इक्वल टू एक्स टू नहीं लिखेंगे, प्लस माइनस एक्स टू लिखेंगे, प्लस माइनस एक्स टू लिखेंगे। भाई जब आप वर्गमूल लेते हो तो प्लस माइनस लगता है कि नहीं लगता है, और अगर एक्स वन इक्वल टू प्लस माइनस एक्स टू आ गया तो इसका मतलब ये है कि x1 x2 के इक्वल नहीं है, x1 x2 के इक्वल नहीं है। और अगर ऐसा है तो आप बोल दोगे कि जी x 1 1 नहीं है।
इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल में बताया, जब मैंने 1 1 आंटो फंक्शन पढ़ाया था तो मैंने वहाँ पर बहुत डिटेल में बताया था कि प्लस माइनस आ जाने से x1 और x2 इक्वल क्यों नहीं होते हैं और यहाँ प्लस माइनस आया क्यों, इसका भी रीज़न यहाँ पर मैं बताऊँगा आपको, ठीक है। फिलहाल अभी के लिए मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि x1 x2 के बराबर नहीं है, इसलिए जो आपका g फंक्शन जो है वो 1 1 नहीं है, ठीक है। अभी देखो, अभी हम गॉस फंक्शन की बात करते हैं। तो गॉस फंक्शन निकालने के लिए आप क्या करोगे, जैसे यहाँ पर gx1 इक्वल टू gx2 लिए थे, वैसे गाफ x1 इक्वल टू क्या लोगे, गाफ x2 लोगे, यही ना। अब देखो, अब आप चाहो तो देखो गाफ x इक्वल टू कितना है, x स्क्वायर है, तो गाफ x1 कितना होगा, डायरेक्ट लिख दो ना, x1 स्क्वायर इक्वल टू कितना, x2 स्क्वायर। और यहाँ से मैं अब लिखता हूँ x1 इक्वल टू कितना, x1 इक्वल टू x2। और यहाँ से मैं लिख देता हूँ क्या, ये अतः गाफ x क्या है, 1 1 है, ठीक है। अब आप बोलोगे ये तो अजीब ज़बरदस्ती है ना, यहाँ भी x स्क्वायर था, x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर, यहाँ पर आपने x1 इज़ नॉट इक्वल टू x2 लिख दिया और यहाँ पर x1 इक्वल टू x2 लिख दिया, मतलब सेम फंक्शन है। तो दोनों का रिजल्ट अलग अलग क्यों, तो दोनों का रिजल्ट अलग इसलिए हुआ है क्योंकि दोनों फंक्शन का डोमेन अलग अलग है। भाई ये जो x1 और x2 होता है, ये कहाँ से लेते हो आप, ये डोमेन का एलिमेंट होता है। ये कहाँ से होता है, डोमेन का एलिमेंट होता है। जी फंक्शन का जो डोमेन है वो इंटीजर का है और इंटीजर में पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। मतलब x1 की वैल्यू आप -1 ले लो और x2 की वैल्यू आप 1 ले लो। x1 कितना ले लो, -1, और x2 कितना ले लो, 1 ले लो। अब आप gx1 निकाल लो, तो gx बराबर x स्क्वायर है, तो gx1 कितना होगा, x1 स्क्वायर, और x1 की वैल्यू आपने कितना लिया है, -1, तो -1 का स्क्वायर कितना, 1। तो देखो gx1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ऐसे आप gx2 निकालो, gx2, तो ये कितना हो जाएगा, x2 स्क्वायर, और ये कितना होगा, 1 का स्क्वायर, मतलब कितना, 1। तो gx1 भी कितना आया, 1 आया, gx2 भी कितना आया, 1 आया, लेकिन x1 और x2 बराबर हैं क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि देख लो ये -1 ये 1, x1 को मैंने -1 लिया तब भी gx का मान 1 आया है, जब x2 को मैंने 1 लिया तब भी gx का मान 1 आया है। मतलब दो अलग अलग एलिमेंट पर एक ही इमेज मिल रही है। दो एलिमेंट की अगर एक ही इमेज बन जाए तो वो फंक्शन 1 1 नहीं होता है, वो फंक्शन मेनी वन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो रीजन दिया गया कि x1 इक्वल टू +-x2 सिर्फ इसलिए दिया गया क्योंकि इस फंक्शन का जो डोमेन था वो क्या था, इंटीजर का था, पूर्णांकों का था, और पूर्णांक में पॉजिटिव नेगेटिव सब होते हैं। और x1 x2 कहाँ से लिए जाते हैं, डोमेन से लिए जाते हैं, प्रांत से लिए जाते हैं। यहाँ पर देखो जो आपका गाफ फंक्शन आया था, गाफ फंक्शन, इसका डोमेन क्या है, इसका डोमेन नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर में नेगेटिव नहीं आते हैं। नेचुरल नंबर में नेगेटिव होते हैं क्या, सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इसीलिए यहाँ पर जब मैंने इन दोनों का स्क्वायर रूट लिया, मतलब वर्गमूल लिया, तो मैंने डायरेक्ट लिखा x1 बराबर x2। यहाँ पर मैंने प्लस माइनस नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि मैं जानता हूँ कि नेचुरल नंबर में नेगेटिव नहीं होते हैं, सभी क्या होंगे, सभी पॉजिटिव होंगे, सभी क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो इसीलिए यहाँ पर प्लस माइनस नहीं लगाया गया। और अगर यहाँ पर प्लस माइनस नहीं लगाया गया तो इसका मतलब यह है कि x1 और x2 दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसीलिए ये फंक्शन आपका 1 1 है, लेकिन ये फंक्शन आपका 1 1 नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि जी फंक्शन आपका 1 1 क्यों नहीं है और गाफ फंक्शन 1 1 क्यों है। अब इसको मैं थोड़ा सा मैपिंग से दिखाता हूँ, मैपिंग बना के दिखाता हूँ कि ये फंक्शन 1 1 क्यों नहीं है और ये फंक्शन 1 1 कैसे है, ठीक है। देखो सबसे पहले आप एफ फंक्शन की बात करोगे तो एफ फंक्शन का जो डोमेन है वो क्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 है ना, ये होते हैं। इसका जो को डोमेन है यानी सह प्रांत है वो पूर्णांकों का समुच्चय है, तो इसमें नेगेटिव वाले होंगे, 0 भी होगा और पॉजिटिव वाले भी होंगे, ठीक है। ये तो एफ फंक्शन हो गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है, एफ फंक्शन है, यानी एफ एक्स इक्वल टू कितना, एक्स, ठीक है। अब देखो, अब जी फंक्शन की बात करें तो इसका जो डोमेन है वो इंटीजर है और को डोमेन भी इंटीजर है, ठीक है। तो ये देखो -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, ठीक, ये इंटीजर हो जाएंगे। यहाँ से यहाँ तक आपका क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक आपका जी फंक्शन होगा, यानी जी एक्स इक्वल टू कितना, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ तक एफ फंक्शन होगा, यहाँ से यहाँ तक आपका जी फंक्शन होगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक डायरेक्ट आपका गॉफ फंक्शन होगा।
गाफ फंक्शन होगा। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। अब देखो, हमें ये चेक करना है कि जो आपका गाफ फंक्शन है ये 1 1 है, लेकिन जी फंक्शन 1 1 नहीं है, ये तो देखना है। तो देखो, पहले जी फंक्शन की बात कर लें। जी फंक्शन के लिए ये डोमेन है और ये क्या है, कोडोमेन है। ठीक है, तो देखो, आप x की जगह पर -1 रख दो, तो -1 रखोगे तो -1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 आएगा। और जब आप 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा, वो भी 1 आएगा। किन्हीं दो एलिमेंट की एक ही इमेज बन जाए तो फंक्शन 1 1 नहीं मेनी वन होता है। तो ये जी फंक्शन आपका मेनी वन हो गया। ऐसे आप -2 को रख के देखो 4 आएगा। मतलब कोई भी इसमें से कोई 2 नंबर ले लो, उनकी सेम एलिमेंट आएगी। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव जब भी लोगे, उनकी जो भी इमेज आएगी वो एक ही एलिमेंट आएगी। -3 + 3 लोगे तो 9 आएगा, -4 + 4 लोगे तो 16 आएगा। ठीक, तो ये फंक्शन आपका हो गया क्या, ये फंक्शन हो गया आपका मेनी वन। ठीक है, 1 1 तो नहीं है। अब इसकी बात करें गाफ फंक्शन की, तो गाफ फंक्शन के लिए डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर है, और कोडोमेन क्या है, इंटीजर है। तो जब भी आप x की वैल्यू लोगे नेचुरल नंबर के सेट से लोगे, तो देख लो, जब आप यहाँ पर 1 रखोगे, x की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 किसके साथ जाएगा, 1 के साथ जाएगा। जब 2 रखोगे तो वो 2 4 के साथ जाएगा, 3 रखोगे तो 3 9 के साथ जाएगा, 4 रखोगे 16 के साथ जाएगा। मतलब हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज मिल रही है, हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज मिल रही है। जब भी ऐसा हो कि एक एलिमेंट की एक ही इमेज हो तो फंक्शन 1 1 होता है। तो यहाँ पर गाफ फंक्शन जो है वो 1 1 है, लेकिन जी फंक्शन 1 1 नहीं है। ऐसा क्यों हुआ, सिर्फ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जी फंक्शन का डोमेन इंटीजर यानी पूर्णांकों का समुच्चय है, और गाफ फंक्शन का जो डोमेन है वो नेचुरल नंबर का सेट है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। और प्राकृतिक संख्याओं में नेगेटिव वाले नहीं होते हैं, बस नेगेटिव वाले नहीं, इसलिए फंक्शन क्या हो गया, 1 1 हो गया। ठीक है,